एम्प्लॉय कॉस्ट एंड हमारा चल रहा है टॉपिक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें हम लोगों ने बेटा एक जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो उसका मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था LTR, लेबर टर्नओवर रेशियो। जो लास्ट टॉपिक चला था LTR, लेबर टर्नओवर रेशियो। LTR क्या होता है? हमने इसमें पता लगाना होता है कि एक पीरियड के दौरान कितने वर्कर्स कंपनी को छोड़ के गए, कितने वर्कर्स कंपनी के नए आए और कितने वर्कर्स को कंपनी ने निकाल दिया। उन सब का रेशियो पता लगाया जाता है। तो LTR बेसिकली कंपनी का ये पता लगाता है कि कंपनी के पास स्टार्टिंग में वर्कर कितने थे, अब एंड में वर्कर कितने बचे, कितने को कंपनी ने निकाल दिया, कितनों ने कंपनी को छोड़ दिया, कितनों को कंपनी ने भर्ती किया। इसका रेशियो बताता है। क्या होता है? रेशियो। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालने के 3 मेथड थे। पहला मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। पहला कौन सा बेटा? रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड ये बताता है कि हमने पुराने वर्कर की जगह नए कितने वर्कर भर्ती किए। पुराने की जगह नंबर, मतलब मान लो आपने कंपनी में 3 वर्कर निकाले और आपने टोटल 4 वर्कर भर्ती किए, तो पुराने के तो केवल 3 ही होंगे ना बेटा। जितने निकाले जाते हैं उनकी जगह तो रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। कितने वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड रिप्लेस हुए, डिवाइड बाय क्या था? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड और डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। ये इसका एक फॉर्मूला था। दूसरा बताया था मैंने आपको बेटा कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन में होता है कितने वर्कर कंपनी से अलग हो गए, उसका रेशियो निकालना। अब कंपनी से अलग होने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि कंपनी ने आपको खुद निकाल दिया। जब आपको खुद निकालती है उसे कहते हैं डिस्चार्ज। क्या कहते हैं उसको? दूसरा तरीका होता है कि आपने कंपनी को छोड़ दिया। तो दोनों तरीके से कंपनी से अलग होंगे ना। तो यहां पे आता है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। सेपरेशन में 2 तरह के वर्कर आते हैं। एक वो जिसको खुद कंपनी छोड़ के निकाल दिया, दूसरा वो जिन्होंने कंपनी को खुद छोड़ दिया। दोनों को जोड़ लोगे तो क्या जाएगा? नंबर ऑफ सेपरेशन। तीसरा मेथड था बेटा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में मैंने आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट और सेपरेशन दोनों को जोड़ लीजिए। रिप्लेसमेंट और सेपरेशन दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ करके डिवाइड कीजिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, तो आपका क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स मेथड। फ्लक्स में क्या आता है? सेपरेशन भी आता है और रिप्लेसमेंट भी आता है। लेकिन अगर कंपनी के अंदर यह दिया हो कि कितने वर्कर रिक्रूट हुए और ज्वाइन हुए, कितने वर्कर्स न्यू रिक्रूट एंड ज्वाइन हुए, तब कंपनी एक वर्ड यूज करती है रिप्लेसमेंट और नए वर्कर की जगह एसेशन वर्ड क्या करती है। और एसेशन में जो फ्लक्स का फॉर्मूला वो बदल जाता है। फ्लक्स का फॉर्मूला बदल जाता है। उसमें फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको लिखवाया था कि सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइंड, या फिर सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एसेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। आज सुबह से परेशान किया, इसने बहुत डिस्टर्ब किया क्लास को। कई बार मुंह पे आ जा रहा है, बताइए ने। तो ये आता है नंबर ऑफ क्या, अब उसे मत देखो, मैं भी ध्यान जलाएगा मेरा भी। तो नंबर ऑफ एसेशन। तो एसेशन में क्या होता है कि कितने वर्कर्स को आपने रिप्लेस किया प्लस साथ में कितने वर्कर आपने भर्ती किए, उन दोनों जोड़ लो और सेपरेशन को जोड़ लो। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसमें जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है। उसमें आता है क्या? सेपरेशन प्लस एसेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। इसके बाद बेटा इसके साथ साथ इसमें आपको निकालना होता है इक्विवेलेंट रेट। यहां से हमें कराना भी इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ये मुझे आज कराना है। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट क्या होता है? देखिए मान लीजिए 1 महीने में LTR जो है
वो आती है 2% सेपरेशन के हिसाब से। अगर इस एक महीने को मैं पूरे साल में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितनी आएगी? अरे एक महीने में 2% LTR है, पूरे साल में कितनी होगी? 24%। तो जो आपका LTR है जितने पीरियड का दिया है, अगर उस पीरियड को आप एनुअल में कन्वर्ट करते हो तो क्या आती है वो? इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट। मतलब जो भी आपने LTR निकाला है 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, अगर आप उसको पूरे साल में कन्वर्ट करते हो तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट। तो जरा इसके बारे में लिख लीजिए यहां से। इन द अबव कंप्यूटेशन the data given for a period other than a year, the employee turnover rate so computed may be converted into equivalent annual rate using this formula। जो भी आपका LTR आएगा उसको ऊपर लिख देना, जो भी आपका LTR आएगा उसको ऊपर लिख देना, जितना पीरियड का आएगा उसको नीचे इंटू, अगर मान लो मंथ है तो 12 से इंटू, ईयर है तो 365 दिन में है तो फटाफट लिख लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके आज। चलिए जी, बिल्कुल भी परेशान मत होना, अगर वॉइस में दिक्कत आए फट से बता देना, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा वॉइस इशू आ रहा है, कल भी आ रहा था ना। लास्ट दोनों क्लासेस तो दिमाग खराब कर दिया, रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत आई। इसमें कॉस्ट में थी बस, फिर एक में थी, हाँ मंडे वाली में दिक्कत है, FM में कम थी, कॉस्ट में ज्यादा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। चलिए जी, ये लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं इसके LTR के। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और आपको एक थ्योरी भी लिखना है। जब आप लिख लीजिएगा बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया बेटा? चलिए जी, कराया जाए क्वेश्चन। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका इसमें चिंता मत कीजिए। एक क्वेश्चन दिखाई देगा, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। कह रहा है कि जो वाई लिमिटेड का एक अकाउंटेंट ने, उसने एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैलकुलेट किया। कब किया? 31 मार्च 2000, क्वार्टर एंडेड, मतलब एक क्वार्टर का जो उसका LTR है उसने कैलकुलेट किया। कितना LTR कैलकुलेट किया उसने? 10%, 5%, 3%। किसके हिसाब से? फ्लक्स के हिसाब से, रिप्लेसमेंट के हिसाब से और
सेपरेशन के हिसाब से। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग दैट क्वार्टर, उस क्वार्टर में आपके 30 वर्कर रिप्लेस हुए। रिप्लेस का मतलब होता है पुराने की जगह नए कितने वर्कर आए। अब आपको कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द क्वार्टर, उस क्वार्टर में कितने कितने वर्कर है। पहला निकालना है रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, दूसरा निकालना है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, तीसरा निकालना है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। लास्ट में ये निकालना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बताइए कौन से वर्कर दिए हुए, रिप्लेसमेंट दिए हैं या सेपरेशन दिए हैं। तो सबसे पहले कहेगा रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला, वहां से निकालना पड़ेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, रिप्लेसमेंट का, हाँ जी, रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब रिप्लेसमेंट का एलटीआर कितना दिया हुआ है, पहला वर्ड है फ्लक्स, दूसरा वर्ड है रिप्लेसमेंट, तो कौन सा होगा रिप्लेसमेंट, 5% हो गया। तो यहां लिखेंगे 5 इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने मेरे भाई, कितने वर्कर दिए हुए 30 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिए हुए, इसको ऐसे लिख दो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, कितना हो गया ये, इधर आ जाएगा। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गया, कितना आ गया 600, कैसे आया 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। पक्का, क्या आपको एवरेज वर्कर निकालना आ गया बेटा, एवरेज वर्कर में कोई दिक्कत। चलो पहले आप क्या कह रहा है, पहले निकालेंगे लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज किसमें क्या मतलब होता है, छोड़ के जाना और कंपनी ने निकालना। तो लेफ्ट एंड डिस्चार्ज के लिए लगता है क्या बेटा, सेपरेशन, क्या लगता है सेपरेशन। तो यहां पे लिखा लेंगे सेपरेशन का फॉर्मूला, सेपरेशन। सेपरेशन मेथड में क्या था कि भाई नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। अब सेपरेशन के हिसाब से कितना दिया हुआ बताइए सर, सेपरेशन के हिसाब से दिया हुआ कितना, कितना दिया सेपरेशन के हिसाब से सर 3%। तो यहां 3 लिख देंगे, 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज नहीं दिया हुआ, इसको मैं x मान लेता हूं, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने निकाले बेटा मैंने 600 इंटू 100, कितना आ गया बेटा x की वैल्यू 18। तो 18 क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज की 18 ऐसे वर्कर हैं जो कंपनी को छोड़ के चले गए या कंपनी ने उनको निकाल दिया। ठीक है बेटा, ये आ गया नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज आ गया भाई, बोले यस और नो, पक्का। चलिए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत बेटा, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। चलिए, अब इसमें उतार लिया हो आपने तब बताना, तब मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा, और टेस्ट में तो 100% आएगा।
चलिए अगला पार्ट कौन सा है, इसको इरेज कर दिया है, कर दो इरेज बेटा, अच्छा नो ओके। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, डोंट वेरी, एकदम मस्त तरीके के क्वेश्चन ये वाले। करे भाई राइट। अब आता है, अब क्या निकालने, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट के लगता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है रिक्रूटेड हमने वो क्या लगता है, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स मेथड क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन प्लस एसेशन कर दो, क्या कर दो, एसेशन। एसेशन का मतलब होता है रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, डिवाइड बाय क्या आता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 बेटा। अब फ्लक्स के हिसाब से कितना आ रहा है आपका आंसर, 10% है ना, तो 10। सेपरेशन अभी आपने निकाले कितने, 18 वर्कर। एसेशन आपको गिवन नहीं है, निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूं Z। एवरेज वर्कर कितने बेटा आपका 600। सॉल्व कीजिए, Z कितना आया, 60 माइनस 18 कितना आया, प्लस एसेशन ASSESSION, ACCESSION। एसेशन का मतलब होता है कि इसमें रिप्लेसमेंट वाले वर्कर भी और नए वर्कर भी है, उसे कहते हैं रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 42 वर्कर ऐसे हो गए जो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट हैं। क्या है हमारे पास, वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट 42 आ रहा है, आ रहा है ना भाई, चले जी। तो हमने वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट भी निकाल लिया, 42 आ गया कि कितने वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट का अभिनव भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाए बेटा। अब इसमें पूछा क्या है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो जो रेट था उसको साल में कन्वर्ट कीजिए, फ्लक्स वाले को भी, सेपरेशन वाले को भी, और तो निकालेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, रेट पहला किसके हिसाब से था, फ्लक्स के हिसाब से। फ्लक्स का रेट कितना दिया बेटा, 10% था, 10% था एक क्वार्टर का। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 4 ही होते हैं ना, क्वार्टर 4 ही होते हैं। तो इस 10 को 1 से डिवाइड करो, 4 से इनटू, तो कितने परसेंट आ जाएगा, साल का 40% नहीं आ जाएगा। अगर एक क्वार्टर का 10% तो साल का कितना होगा, 40%। फिर कौन सा था बेटा, रिप्लेसमेंट, तो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में कितना दिया हुआ था, 5/1 इंटू 4 कितना होगा, 20%। फिर किसका निकालेंगे, सेपरेशन का। सेपरेशन कितना दिया हुआ, 3/1 क्वार्टर इंटू 4 कितना आएगा, 12%। तो आपको इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए जितने क्वार्टर का उससे डिवाइड कीजिए, अगर क्वार्टर देखा है, मंथ देखा तो मंथ से डिवाइड कीजिए, तो इंटू 12 कीजिए, डेज है तो डेज से डिवाइड कीजिए और इंटू 365 कीजिए। तो ये आ गया 40, 20 और 12%। क्या आपका यही आंसर आ रहा है,
40, 20 और 12%। आगे बेटा, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। आई बेटा बात समझ में? चलो जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए कोई दिक्कत किसी को बेटा, सच्ची मुच्ची? चलिए एक, अब सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा और हम कैसे करेंगे, थोड़ा हमारा ख्याल रखा जाए। मैंने ओके, आप ही का ख्याल रखेंगे, आप जैसा इंटेलिजेंट बच्चा। ये क्या आ गया, ये फोटो कहां से आ गया भाई? सेक्शन 4 में तो ये कहां से आ गया? ये क्या आ गया, ये कहां से आ गया? चलिए जी, हम कहां पे थे बेटा, लेबर पे थे ना? ये क्या हो गया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक चीज ठीक होती है, एक चीज परेशान करती है। ये पेज क्यों नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
यहां पे क्रॉस क्यों लग गया? चलिए, ये बड़ी मुसीबत है भाई, क्या हो गया अब इसमें? ये आ रहा है, क्रॉस लग रहा है। चलो जी, कोई बात नहीं, ये दुखी कर रहा है आज, किताब नहीं खुल रही। इम्तिहान ले रहा है मेरा बहुत ज्यादा ही आज, ठीक है। खुल गई भाई किताब, सर ने फोटो डाल दिया यहाँ पे साथ में। ये क्या कर रहा है यार, ये क्यों परेशान कर रहा है मुझे? कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट वेट कर लो यार तो। हाँ चल रहा है मैम, थोड़ा सा इशू कर रहा है। ये फोटो कहाँ से आ गया इसमें? बताओ यार, फोटो भी आ गया यहाँ पे तो। क्या यार, क्या हो रहा है ये? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मई 2022, मई 2022, मई 2022 का क्वेश्चन देखिए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मई 2022 का। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ जी, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे 2022 का। कह रहा है PQR लिमिटेड हैज रिप्लेस 72 वर्कर्स। कितने वर्कर रिप्लेस किए? 72 वर्कर ड्यूरिंग द क्वार्टर 31 मार्च। द लेबर रेट्स फ्लक्स का दे रखा है, रिप्लेसमेंट का और सेपरेशन। पहला क्या निकालना है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अगर रिप्लेसमेंट दिया है तो किसका फॉर्मूला लगा बेटा? रिप्लेसमेंट का। लगाओ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। रिप्लेसमेंट क्या फॉर्मूला रिप्लेसमेंट का? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर।
इंटू 100। तो रिप्लेसमेंट में कितना दिया हुआ है? कितना रिप्लेसमेंट बेटा? 8। तो यहां पे 8 लिख देंगे। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने? 72। एवरेज वर्कर को x मान लेता हूं, बताइए कितना आएगा x की वैल्यू? 900। तो एवरेज वर्कर 900 आ गए। कोई दिक्कत बेटा किसी को? एवरेज वर्कर निकालने में कोई दिक्कत किसी को बेटा? पक्का? चलिए, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड। तो क्या लगेगा फॉर्मूला? सेपरेशन का। लगाओ सेपरेशन का फॉर्मूला। तो सेपरेशन का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड अपॉन में क्या था? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो सेपरेशन के हिसाब से दिया हुआ है कितना? 5। नंबर ऑफ वर्क सेपरेट मान लो y। एवरेज वर्कर कितने? 900। कितना है बेटा? 45 वर्कर्स आ गए। 45 आगे नहीं आगे बेटा? सेम क्वेश्चन ही नहीं, बिल्कुल जो किताब का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बट डिजिट अलग है। अब डिजिट के लिए टेटे मत करना कि सर डिजिट अलग है, वहां बात यहां पे 10 दे रखा है, ऐसा कुछ मत करना। तीसरा क्या निकालना है? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट के लिए क्या लगाएंगे बेटा? फ्लेक्स का फॉर्मूला। फटाफट फ्लेक्स का फॉर्मूला लगाइए और निकालिए आंसर कितना आएगा। फ्लेक्स का फॉर्मूला निकालिए और कितना आएगा बताइए। फ्लेक्स का निकालिए तनिष भाई, फ्लेक्स का। तो फ्लेक्स को रेज कर दो, फ्लेक्स का लगाया तो फ्लेक्स का क्या था भाई? बताइए क्या था फ्लेक्स का? बोलिए बोलिए। फ्लेक्स का सेपरेशन प्लस क्या था? एसेशन। एसेशन कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड ज्वाइंट डिवाइड बाय एवरेज वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू है। फ्लेक्स का देखा 16। सेपरेशन कितना देखा है? नंबर वर्कर कितने निकालते हैं? 45। ऐसे को z मान लो। वर्कर कितने? 900। बताओ कितना आया? कितना आया? 99। अब इक्विवेलेंट रेट तो निकाल दोगे बेटा? ये एक क्वार्टर का देखा है, तो इक्विवेलेंट रेट निकालो। इक्विवेलेंट रेट फ्लेक्स का कितना दिखा है सर? 16% एक क्वार्टर का। साल में कितने क्वार्टर? तो 64% आ गया। फिर निकालो रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट का देखा है 8, तो 8/1 इंटू 4 कितना आया? 25%। फिर निकालो सेपरेशन का कितना? 5/1 इंटू 4 कितना आया? 20%। तो ये तो डिट्टो क्वेश्चन है किताब का ही, डिजिट का फर्क है, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। हो गया भाई? बताइए दोस्तों, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। वॉइस में दिक्कत हो या वैसे कोई दिक्कत हो बताइए। हाँ जी, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा। ये क्या बात हो रही है भाई? सॉरी सर, आप इधर जाइए।
व्हाट्सएप भाई आप भी इधर जाइए, ये स्कैन भाई आप भी इधर जाइए। ये नहीं गया बदतमीज, किसी ने फाइल अपलोड कर दी इसी के साथ, ये अच्छी बात नहीं है सर, ये कल परसों की गई है, पहले तो थी नहीं। हाँ जी, करा जाए। ये दिख रहा है वो क्वेश्चन आपको, कौन सा? ये वाला दिख रहा है, दिख रहा? पहले बोलिए दिख रहा है? जूम मतलब और बड़ा कर दो? छोटा है बहुत, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप सही है। चलिए क्या कह रहा है वो? हाँ जी क्या कह रहा है? ये निकाला है क्या कर रहा है क्वेश्चन के बगैर? हाँ जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 11 क्वेश्चन करा जाए? करो फिर बताओ क्या कह रहा है। कर लिए? करिए करिए ट्राई कीजिए। अबे क्या हो रहा है ये? चलिए फटाफट ट्राई कीजिए इसको। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है? रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय क्या था? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो रिप्लेस वर्कर कितने हैं भाई? 60 एम्प्लॉय रिजाइन, 60 एम्प्लॉयज डिस्चार्ज, 300 एम्प्लॉय वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द मंथ। आउट ऑफ दीज 300 225 एम्प्लॉय वर रिक्रूटेड ऑफ द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। हमने 300 वर्कर भर्ती किए लेकिन 225 वर्कर क्या है? एक्सपेंशन प्लान के अंदर है। इसका 300 में से 225 तो हमने नए किए होंगे, तो बचे कितने? 75 रिप्लेसमेंट हुआ। कितना हुआ? 75। तो आंसर आएगा 75 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना होंगे बेटा? 900 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2 कितना? 1000। एवरेज ना, एवरेज 900 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालते ना ऐसे, कितना है बताओ? 75%। तो ये रिप्लेसमेंट आ गया। फिर निकालेंगे सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है कितने कंपनी को छोड़ के चले गए। तो कितने छोड़ के जाते कंपनी को भाई साहब? 40 ने तो खुद रिजाइन दे दिया, 60 को कंपनी निकाल दिया, तो कितना हो गया? 100 डिवाइड बाय एवरेज वर्कर 1000 इंटू 100 कितने परसेंट हो गया? 10% हो गया भाई साहब। फ्लेक्स में क्या आता है? सेपरेशन प्लस एसेशन। तो सेपरेशन तो है हमारे पास 100 प्लस टोटल वर्कर कितने भर्ती किए हम लोगों ने बताइए? 300 एसेशन में, डिवाइड बाय एवरेज वर्कर कितने? 1000 इंटू 100 कितना है? ये 40% आया। कितने परसेंट आया? 40% आ गया भाई। 100 तो हमारे सेपरेशन थे और 3000 क्या है? एसेशन है। एसेशन मतलब टोटल वर्कर कितने भर्ती किए जिसमें रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हमें निकालना क्या इसका? इक्विवेलेंट रेट। इक्विवेलेंट रेट ये कौन से महीने की बात कर रहा है? तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं बेटा? तो 31 से डिवाइड करेंगे और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो निकालो इक्विवेलेंट रेट। इक्विवेलेंट रेट
कैसे निकालोगे? आपका रिप्लेसमेंट कितना हो, ये कितना है 7.5, किसको बेटा? नहीं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। अगर ये महीने एक महीना कहता तो हम मंथ से करते हैं, लेकिन दिसंबर वर्ड यूज करते तो नाम लिख देना दिसंबर। अगर ये कहता है कि एक महीने का है, केवल ये लिखता तो हम 1 से डिवाइड करते और 12 से इंटू। देखिए यहाँ मेंशन नहीं है कि यहाँ पे डेज मेंशन है, इसलिए दिसंबर का नाम दिया है। अगर फरवरी देता तो क्या करते? 28 या 29, वो देखना पड़ता है लीप ईयर या नॉन। इंटू कितना? 365। अब ऐसे निकालो सबका कितना कितना आ रहा है। एट 3.06। चलो नहीं, 3 के पॉइंट है, 88.306 होगा, ये 7.5 है। चलिए करिए, दूसरा निकालिए यहां से, दूसरा वाला रेट 117.74, बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा निकालिए 470, बिल्कुल सही जवाब। तो आपका ये रिप्लेसमेंट एलटीआर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपका नया टॉपिक शुरू होता है। हाँ जी, आगे अगले टॉपिक पे हम जा रहे हैं, उस टॉपिक के लिए हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अगला टॉपिक अगले टॉपिक का नाम है ओवर टाइम। ओवर टाइम, ओवर टाइम। देखिए ओवर टाइम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। अगर बहुत ही नादान बालक होगा तो वो नहीं जानता होगा कि ओवर टाइम क्या होता है। जो समय आपको कंपनी ने दिया है, अगर आप उससे ज्यादा काम करते हो तो वो क्या कहलाता है? ओवर टाइम। जैसे आपके डैडी मम्मी या भाई क्या कहते हैं, आजकल यार बड़ा ओवर टाइम लगाना पड़ता है, रात को लेट नाइट आते हैं, होता ना। आप लोग भी कहते हैं आजकल पेपर आस आ गए तो ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा ओवर टाइम कि भाई 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं तो पढ़ता हूँ नॉर्मली 1 घंटे, लेकिन अब कितने पड़ेगा? 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ओवर टाइम का मतलब होता है जितना टाइम आपको नॉर्मल वर्किंग आवर करना था, अगर आपने उससे ज्यादा काम किया, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम। अब ये कहता है कि देखो एक फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है 1948। क्या है? फैक्ट्री एक्ट है। लॉ में पढ़ोगे कभी लाइफ में, मैंने लॉ में पढ़ा था जब मैं लॉ कर रहा था, मैं ऑलरेडी लॉयर हूं। तो 1948 के अंदर एक फैक्ट्री एक्ट है 1948, जैसे पार्टनरशिप एक्ट होता है ऐसे होता है, ऐसे फैक्ट्री एक्ट है। उस फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है कि अगर नॉर्मली कोई बंदा 9 घंटे काम करता है तो वो ओवर टाइम में काउंट नहीं होगा, जबकि 8 घंटे होता है नॉर्मली, तो 8 घंटे होता है। लेकिन अगर उससे कंपनी वाले ने 9 घंटे काम कराया तो वो ओवर टाइम में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 9 घंटे से ज्यादा अगर वो फैक्ट्री में काम करता है तो वो ओवर टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो वो 10 घंटे करता है, 11 घंटे करता है तो एलिजिबल हो जाएगा। पर डे के हिसाब से 9 घंटे में ओवर टाइम नहीं मिलेगा, और पूरे वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम करोगे तभी ओवर टाइम मिलेगा। अगर डेज के हिसाब से कितने घंटे? 9 घंटे। और पूरे वीक के हिसाब से 48 आवर्स अगर आप काम करते हो उससे ज्यादा तो ही ओवर टाइम के लिए इलिजिबल होते हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने घंटे बेटा? 48 आवर्स।
अब अगर आपको ओवरटाइम आपने किया तो ओवरटाइम का रूल्स क्या होता है, नॉर्मली रूल्स होता है कि जितने घंटे आपने एक्स्ट्रा लगाए तो कंपनी जितना पेमेंट देती है ना नॉर्मल आवर्स का, उसका डबल देगी। क्या देगी? उसका डबल। मान लो 1 घंटे का पेमेंट आपका 100 रुपए देती है कंपनी, तो ओवर टाइम में क्या हो जाएगा? वो 200 रुपए पर घंटा। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ये कहता है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम के ना सिचुएशन होती है कि कब कब ओवर टाइम लगाया जाता है, कब कब ओवर टाइम नहीं लगाया। अगर मैंने ओवर टाइम लगाया तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ये वाला ओवर टाइम लगाया तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये वाला ओवर टाइम लगाया तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थ्योरिकल भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। मेरी बात सुनो, थ्योरिकल भी आता है और प्रैक्टिकल। तो पहले ओवर टाइम के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहां पे ओवर टाइम के बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नाउ एज ओवर टाइम वर्क। अगर आपने नॉर्मल से ज्यादा टाइम किया है दैट इज कॉल्ड द ओवर टाइम। ओवर टाइम पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड फॉर वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ओवर पर टाइम पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, नॉर्मल वेजेस रेट और प्रीमियम पेमेंट ऑफ ओवर टाइम। बस यहां तक लिख लेना, इससे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि थ्योरी इसकी ये वाली नहीं आएगी। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए ओवर टाइम क्या होता है। तो ओवर टाइम का मतलब होता है कि आपने जितने घंटे काम करना था उससे ज्यादा घंटे काम किया। 9 घंटे तक तो ओवर टाइम नहीं है, 9 घंटे के आगे काम करोगे तो ओवर टाइम के लिए आप एलिजिबल होगे। तो ओवर टाइम का रूल समझ में आया क्या होता है बेटा? जितने घंटे काम करना उससे ज्यादा घंटे अगर आपने काम किया तो यू आर एलिजिबल इन ओवर टाइम। आप ओवर टाइम के लिए क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। डेली के हिसाब से 9 घंटे हैं और वैसे पूरे वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है मुकुंद भाई? जैसे फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री एक्ट कहता है ये। और फैक्ट्री मतलब ऐसा वर्क लोकेशन जहां पे वर्कर काम करते हो। अभी फैक्ट्री के अलावा मान लीजिए अब कहोगे पराग सर भी आपके वो ओवर टाइम देंगे क्या, तो वो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाता है। और हम तो भाई अपने मन से ओवर टाइम करते हैं, हमारे को तो एलिजिबल नहीं होता कोई। मान लो अगर आप सीए बन गए और आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो ओवर टाइम किस बात का? एक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, वो आपसे काम करा रहे हो तो आपको ओवर टाइम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलिए देखो यहां पे लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। यहां पे फैक्ट्री लिखा ना, एज पर द फैक्ट्री एक्ट लिखा नहीं है। कौन सा एक्ट? 1948। वेयर ए वर्कर वर्क इन ए फैक्ट्री मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। अगर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा और क्या है पूरे वीक में कितना? 48 आवर्स से ज्यादा, तभी वो क्या होगा? ओवर टाइम के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ओवर टाइम के लिए कंडीशन हमें पता लग गई। अब बेटा इसका ओवर टाइम का ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, थ्योरी बेस भी आता है, एक एक नंबर का भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। इसके नजारा आपको बेटा क्या लिखा हुआ है? कॉजेज ऑफ ओवर टाइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके आगे लिखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अब इसको समझना जरूरी है। थ्योरी क्वेश्चन कैसा आएगा, इसके ऊपर केस बन के आएगा, केस स्टडी। लोग बोलते हैं केस स्टडी, इसमें भी कॉस्टिंग में इसके ऊपर केस स्टडीज आएगा। एक केस दे देंगे, बताएंगे कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अब ये लिखना तो है आपको, लेकिन पहले समझना भी है। चले पहले समझा दूं, फिर आप लोग लिखिएगा आराम से, मजे से। पहला केस क्या है, कॉज, कारण। समझ लीजिएगा, कोई भी नोट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं, हर एक कारण को पहले समझेंगे। पहला है, द कस्टमर में एग्री टू बियर द एंटायर चार्ज ऑफ ओवर टाइम बिकॉज अर्जेंसी ऑफ ए वर्क। मतलब एक आदमी आपके पास आया और बोला भाई साहब मुझे इमरजेंसी में काम कराना है। तो मैंने बोला भाई साहब अभी तो हो नहीं पाएगा। अरे भाई साहब आप ओवर टाइम लगवाओ, बट मेरा काम पूरा कर दो। कौन कह रहा है ये? मान लो आप ही, मान लो आप ही मेरे पास आया और बोले सर मुझे ना 10 दिन में पूरी कॉस्टिंग खत्म करा दो। तो मैंने कहा भाई हो नहीं पाएगी। नहीं सर आप जो मर्जी फीस बोलोगे, ओवर टाइम पढ़ाओ, रात को पढ़ाओ। तो क्या ओवर टाइम दोगे ना आप? सारी कॉस्ट कौन बियर करेगा? आप ही करोगे ना। मैं कहूं भाई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ओवर टाइम पढ़वा लो ना आपसे, तो भाई लगाओ एक्स्ट्रा चार्ज। अगर कोई जॉब कस्टमर के कहने पर, कस्टमर के कहने पर अगर कोई जॉब आप करते हो और ओवर टाइम कंपनी लगाती है, तो उसका जितना भी चार्जेस है कौन बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा। कह रहा भाई साहब आपका काम है, आपकी जॉब की कॉस्ट में ऐड होगा, आपकी जॉब की कॉस्ट, जो भी आपने जो काम कराया उसी में वो ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? इफ ओवर टाइम इज रिस्टोर्टेड एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर, डिजायर मतलब कस्टमर की इच्छा के हिसाब से, देन ओवर टाइम प्रीमियम में बी चार्ज टू द जॉब, जो भी आपने काम कराया उसी में ऐड हो जाएगा, मतलब जॉब की कॉस्ट हो जाएगी, कोई ओवर टाइम नहीं माना जाएगा। मान लो आपने कहा भाई साहब मेरे को आपको कॉस्ट पढ़ाना है, नॉर्मली मैं 10,000 फीस देता हूँ, तो मैंने सर 10 दिन में कराना है, ठीक है भाई साहब दिन रात पढ़ाऊंगा, निकालो 30,000 रुपये या 40,000 रुपये, बात समझ में आई? तो मैंने जितना भी एक्स्ट्रा लिया वो आप क्या होगी? कॉस्ट। क्या आप क्या कहोगे? मैंने यार कॉस्टिंग 40,000 रुपये दिए। आप ये कोई मैंने ओवर टाइम लगवाया था। अरे आपने पढ़ा ना, नॉर्मल 10,000 था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, मैंने ओके कोई बात नहीं, उस एक्स्ट्रा टाइम को आप बियर करोगे, वो मेरी क्या हो जाएगी? जो भी जॉब आपने मुझसे ली उसकी क्या होगी? कॉस्ट। तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी में ओवर टाइम लगवाया जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट है कौन बियर करता है? कस्टमर बियर करता है, और वो उस जॉब का पार्ट, उस जॉब का क्या होता है? पार्ट होता है। वो अलग से ओवर टाइम का ट्रीटमेंट नहीं करते। दूसरा, ओवर टाइम में बी कॉल्ड फॉर टू द मेकअप एनी शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। अगर अचानक से डिमांड बढ़ जाए, भाई साहब डिमांड बढ़ गई यार, मौके का फायदा उठाना है भाई साहब, प्रोडक्शन करना है, अचानक डिमांड बढ़ गई है, तो कंपनी वाले क्या कहेंगे? अपने वर्कर से काम करो भाई साहब। अब वर्कर कंपनी में काम करेगा। अब पूरे हर एक डिपार्टमेंट को ओवर टाइम नहीं लगाना पड़ता, हर एक डिपार्टमेंट को ओवर टाइम, जो डिपार्टमेंट ओवर टाइम लगाएगा उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट में वो ऐड होगा। मान लो जैसे भाई मैंने कहा कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर टाइम लगाएगा, मैंने कहा सर्विस डिपार्टमेंट लगाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट लगाएगा ओवर टाइम? जो डिपार्टमेंट ओवर टाइम लगाएगा उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट में ओवर टाइम को ऐड किया जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट उसको ओवर टाइम लगाएगा। अगर ये कब हुआ? जब अचानक से अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की बात आ गई या अनएक्सपेक्टेड डिमांड की बात आ गई। इफ ओवर टाइम रिक्वायर्ड टू कोप विद जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम और मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी ट्रीटेड एज द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये किसका पार्ट होगा? ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट होगा, उस डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट ने ओवर टाइम लगाया है। तीसरा पॉइंट, ओवर टाइम वर्क में बी नेसेसरी टू मेक अप शॉर्टफॉल प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की गलती हो गई या वर्कर ने सही प्रोडक्शन नहीं बनाया, अब इसको ठीक कराना पड़ेगा। मैनेजमेंट की गलती हो गई, प्रोडक्शन सही नहीं बना, अब इसको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। अब रेक्टिफाई कराने के लिए मैंने क्या कहा भाई, किसी बंदे को कहा यार, अब या तो रेक्टिफाई पता कौन करता है? जिस बंदे ने बनाया या दूसरा डिपार्टमेंट। देखो एक बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है और एक रेक्टिफाई करने वाला डिपार्टमेंट
अलग होता है। आपको पता है जब आप सीए इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, उन गलतियों को कौन करता है? आपका सीनियर चेक करता है। वो सीनियर आपकी एंट्रीज देखता है और जो गलती एंट्री उसको ठीक रहता है, वो आपसे काम करवा लेता है। तो जिस डिपार्टमेंट ने काम किया, अगर मान लो मैनेजमेंट की फॉल्ट हो गया, तो जिस डिपार्टमेंट ने उसको रेक्टिफाई किया, जिस डिपार्टमेंट ने उसको सही किया, उसी डिपार्टमेंट का कॉस्ट मानी जाएगी ओवर टाइम, उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट मानी। क्या लिखा हुआ है? इफ ओवर टाइम इज वर्कड इन ए डिपार्टमेंट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट गलती को दूसरा डिपार्टमेंट ठीक कर रहा है, द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू द लेटर डिपार्टमेंट। तो ओवर टाइम प्रीमियम किसमें आएगा? जिस डिपार्टमेंट ने उसको सही किया। अब अगला और आखिरी पॉइंट, अगर मान लीजिए अचानक से कोविड आ जाए या कोविड आ जाए या बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, अब ऐसी सिचुएशन का आप मौके का फायदा उठाना चाहते हो। जैसे कोविड में क्या हुआ था, जो सैनिटाइजर 10 रुपए का मिल रहा था वो 100 रुपए का हो गया था, जो मास्क 2 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए मिल रहा, ऐसे तो हुआ था। और जिसने पहले बना लिया लोग टूट पड़े, लोगों को तो अपनी जान प्यारी थी भाई साहब, नहीं हुआ था ऐसा? खैर आपको तो याद होगा, आप ज्यादा छोटे कोई ना थे, 4-5 साल पहले की तो बात ही है, थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको को। या कभी भी जहां पे भूकंप आ जाता है या वहां पे बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं मौके का फायदा उठाते हैं। अब कंपनी ने अगर मौके का फायदा उठाने के लिए, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इसका फायदा उठाने के लिए वर्कर से ओवर टाइम लगवाया, तो वो ओवर टाइम क्या जायज है? सोच समझ में जवाब देना, क्या वो ओवर टाइम जायज है? आप अपने कॉस्ट रिकॉर्ड में दिखा सकते हो कि मैंने मौके का फायदा उठाया था इसलिए वर्कर से ओवर टाइम लगवाया था? जेन्युइन रीजन बताना। नहीं, नहीं। इसका मतलब अगर आपने कोई ओवर टाइम इस वजह से दिया है, अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से, कोविड की वजह से, तो वो ओवर टाइम उस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है? जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, कहां जाएगा? वो कॉस्टिंग पीएल में आएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, तो यहां पर लिखा है ओवर टाइम वर्कड ऑन अकाउंट एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, ऐसा शुड नॉट बी चार्ज इन कॉस्ट। इसको कॉस्ट में चार्ज नहीं करें, कहां जाएगा? बट टू कॉस्टिंग पीएल में। कहां जाएगा ये? कॉस्टिंग पीएल में। तो 4 तरह का ओवर टाइम होता है, ये चारों ओवर टाइम आपको लिखना है घर से। ये मैंने बता दिया है कि आपको लिख लीजिए, ये लिखने अभी यहां मत लिखना, घर से लिखना, होमवर्क समझा मैंने दिया, लिखना आपको घर जाके कॉपी में नोट कर लेना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाद में आप कहना कि सर परेशान नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवाना है मेरे को, अभी याद आ गया, ये कराता हूं, याद आ गया, एलटीआर का क्वेश्चन था वो करा दो। हो गया जी? पहले बताओ, हो गया ये? तो ओवर टाइम जो है बेटा, ओवर टाइम जो है जिसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पेपर में आएगा क्वेश्चन बन के, केस बन के, कि ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं, और केसेस पूछे जाएंगे। कैसा क्वेश्चन होगा? कराया जाए क्वेश्चन आपको एक? हाँ जी, कराया जाए। चलो, ये क्वेश्चन देखिए, ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये है आपका मई का ही। ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा नजर बेटा या नहीं? बोलिए यस और नो, आ रहा है बेटा? चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। आपको ओवर टाइम प्रीमियम का क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। तो पहला कौन सा ट्रीटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। एस वी कंपनी वांट टू ग्रैब सम स्पेशल ऑर्डर, सम स्पेशल ऑर्डर मिला, एंड ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड
स्पेशल ऑर्डर मिला, स्पेशल ऑर्डर मिला कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट का ओवर टाइम कहां जाता है? कस्टमर की जॉब कॉस्ट में। ठीक है, कहां पे जाता है बेटा? कस्टमर की जॉब कॉस्ट में। तो कहां पे ट्रीटमेंट होगा इसका? कहां पे होगा? कहां पे लिखोगे बेटा इसका ट्रीटमेंट? कस्टमर की जॉब कॉस्ट में। जो कस्टमर ने काम कराया उसकी कॉस्ट निकालना जॉब कॉस्ट होता है। जैसे आपने कहा भाई साहब मुझे ना ये काम कराना है, मैंने कल हुआ दूंगा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घनी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर कर दीजिए मेरा काम। मैंने मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन क्या करूंगा? पैसा एक्स्ट्रा लूंगा भाई साहब, ओवर टाइम लग रहा है, स्पेशल ऑर्डर है ना आपका। चलिए, तो इसका आज से लिखवाऊं या नहीं? चलिए पहले लिखवा लीजिए, पहले का आंसर लिख लीजिए। ये देखिए स्पेशल ऑर्डर है ना, एक मिनट देखिए स्पेशल ऑर्डर मैंने क्या लिखवाया था यहां पे। हाँ जी, स्पेशल ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर अचानक से डिमांड बढ़ जाना, तो ये इसका आएगा सेकंड वाले का। लिखिए जरा इसमें ये वाला, पहले तो उसका केस लिख दोगे, उसका आंसर लिखोगे क्या? इफ, याद लिखिएगा ये वाला पार्ट, ये पूरा आंसर लिख देना बस। ये तो आपने लिखा हुआ है, तो पहले का आंसर ये होगा कि अगर जिस डिपार्टमेंट ने उसको बनाया उसी डिपार्टमेंट में वो चार्ज होगा, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर है ना कि कस्टमर की इमरजेंसी है। जब तक अर्जेंसी वर्ड नहीं लिखाएगा तब तक वो स्पेशल ऑर्डर की तरह ट्रीट कर देंगे। दूसरा केस क्या था भाई? क्यों? इस पे लास्ट वाला केस क्या था? ना 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 ना, वो लास्ट वाले पे कहा था, कहा था लास्ट वाला केस क्या था? वो तो एबनॉर्मल कंडीशन वाला लास्ट केस, तो कि अगर कॉजेज में कहा लिखा है? वो ये था शॉर्टफॉल, ये अनएक्सपेक्टेड, ये क्या है ना यहाँ पे, ये फोर्थ में ये, हाँ क्योंकि ना भाई साहब ये, लेकिन सिचुएशन दिएगा, फ्लड देगा, अर्थक्वेक देगा, तब पूछेगा, तब ये लगेगा आपका। जब वो कह रहा है कि मेरे को एक स्पेशल ऑर्डर मिला कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है स्पेशल ऑर्डर मिला, कस्टमर ने इसमें अर्जेंसी वर्ड नहीं लिखा, अगर अर्जेंसी वर्ड लिखता तो पहला वाला केस बनता। चलिए दूसरा केस क्या था इस क्वेश्चन का? दूसरा केस क्या है? शॉर्टफॉल हैज ओवर टाइम, तो शॉर्टफॉल कौन सा वाले केस में आया था? सेकंड में, थर्ड में? देखो करो शॉर्टफॉल वाला, ये थर्ड वाला केस लिख दोगे इसके सामने, बस कुछ नहीं लिखना, उसको पूरा टीप देना आपको। अगला क्या था? अगला क्या है? वर्कर शॉर्टेज, वर्कर की शॉर्टेज हो गई। हाँ भाई, थर्ड वाला पार्ट किस में आएगा? हैज टू वर्क ओवर टाइम रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ओवर टाइम, पूरे टाइम लगता है, पूरे टाइम, डेली ओवर टाइम लगता है। तो अगर डेली ओवर टाइम लगता है, आपसे मैं कहता हूं, आप अगर डेली 8 घंटे पढ़ते हो, डेली, वैसे नॉर्मल का टाइम है 4 घंटे, आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो, तो आपके लिए क्या वो ओवर टाइम होगा? सोच समझ के जवाब देना। हर बंदा 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो। ओवर टाइम का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा,
लेकिन कोई काम अगर मैं रेगुलर बेस पे करता हूं तो ओवर टाइम कैसे हो गया? वो तो मेरी जॉब का क्या हो गया? पार्ट हो गया। वो तो मेरी डेली रूटीन हो गया। अब जैसे मैं कहता हूं यार मैंने आज ना 8 घंटे पढ़ाया, वैसे नॉर्मल में 4 घंटे पढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं मैं ओवर टाइम लगाया। अब जब मान लो मैं रोज ही 10 घंटे पढ़ाता हूं या 8 घंटे पढ़ाता हूं, तो किस बात का ओवर टाइम? तो अगर रेगुलरली कोई काम करते हो तो वो ओवर टाइम के अंदर नहीं आता। वो किसका पड़ता है? जॉब का। किसका पड़ता है? वो जॉब का। तो ये पहला वाला केस आया, केस नंबर 1। अगर कोई रेगुलर बेस पे आप ओवर टाइम करते हो तो वो उस जॉब का क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा। उस जॉब का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओवर टाइम तो होगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो हमेशा हर बंदे से, लेकिन आपको उस जॉब के लिए कर रहे हो। यार मेरी कंपनी में जॉब के लिए काम होता है, मुझे 8 से 10 घंटे काम चाहिए डेली चाहिए आपसे। ओवर टाइम वाली बात ही नहीं है। बेशक मैं आपको सैलरी ज्यादा दे दूंगा। अब अगला, ये तो हर कोई बता देगा। कौन सा केस है? 4th वाला केस है। और यहां पे कस्टमर की रिक्वेस्ट आ गई तो कौन सा केस है? ये पहला वाला केस है। तो ये सारे केस आप लिख दोगे बस ऐसे ही डिट्टो जैसे वहां लिखे हुए थे। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। समझ गया? आपको 5 नंबर का आता है ये। चलो जी, ओवर टाइम के ये केस आते हैं, केस स्टडीज। अब आता है बेटा एक क्वेश्चन एलटीआर का भी थोड़ा मिसिंग हो गया था, वो मैं याद आ गया, वो मैं करा दूं। तो मैं ओवर टाइम को भी स्टॉप करके एलटीआर का वो क्वेश्चन करा दूं, वरना फिर माइंड से निकल ही जाए। कस्टमर, हम काम जो करते हैं रेगुलर बेस पे करते हैं, तो इसमें क्या है, जॉब की कॉस्ट, जो जॉब हम बना रहे हैं उसी की कॉस्ट पे चार्ज हो जाएगा। अब वो हमारे जो जॉब हम किसके कस्टमर के लिए बना रहे हो, किसी ना किसी कस्टमर के लिए। मतलब मेरी कंपनी रोज 15 घंटे काम करती है और आप भी उस कंपनी में 15 घंटे काम करते हो, तो आपके लिए कोई ओवर टाइम नहीं हो गया। लेकिन जो मैं जॉब बना रहा हूं उसी की कॉस्ट में उसको ऐड कर दूंगा। भाई मेरी कंपनी 15 घंटे काम करती है, उसी के पैसे लेगी तुझसे। काम कराना करा, नहीं कराना तो अपने घर जा। चलिए जी, अब एक केस रह गया बेटा, एक क्वेश्चन रह गया था, मुझे याद आ गया एलटीआर का, वो मैं और करा दूं, उसके बाद मैं ओवर टाइम क्वेश्चन करा दूंगा। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा कई बार मिसिंग हो जाता हमारे से, तो वो मैं करा देता हूं एलटीआर का क्वेश्चन। ये वाला, ये वाला, ये जो है एलटीआर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ना वर्कर अगर कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो कंपनी को कितना लॉस हुआ वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कि वर्कर के जाने से कंपनी को कितना लॉस हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। एलटीआर का क्वेश्चन है, पढ़ा जाए। द मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड इज वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। जो मैनेजमेंट है बीआर लिमिटेड का बड़ा परेशान हो रहा है, कह रहा है यार एम्प्लॉय टर्नओवर क्या फैक्ट्री का बढ़ रहा है, एलटीआर बढ़ रहा है फैक्ट्री। एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉज एंड टेकिंग रेमेडीज स्टेप्स। अब तो भाई साहब मुझे कुछ विचार करने, इट वांट टू हैव एन आइडिया द प्रॉफिट फॉरगेट। वो इस बात का पता लगाना चाहता है कि अगर मान लो एलटीआर जो हमारा लास्ट ईयर में गया उसकी वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ। देखिए कंपनी के अगर वर्कर जाते हैं ना तो कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाता है, कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस होता है। आप देखिए कंपनी ना अपने अच्छे वर्करों को कभी निकालना नहीं चाहती, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला, वो कंपनी की सारी पॉलिसी जान चुका होता है, प्लस वो कंपनी के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट कर चुका होता है। अब जब नया वर्कर भर्ती करेंगे पहले उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बदतमीज को, और उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख लो जब भी
जब भी कोई चीज नहीं करते हो तो थोड़ा सा आपको क्या करता है, टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। और नए वर्ग को क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ट्रेनिंग देने पर उसके टाइम वेस्ट होता है, तो कंपनी को लॉस होता है। प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, ट्रेनिंग में चला गया। तो वो कह रहा है कि कंपनी को लॉस हुआ, वो लॉस कितना वो निकालना है। लास्ट ईयर सेल कितनी है उसकी, 83,03,300 रुपए की सेल थी। अब जो पीवी रेशियो है, ये पीवी रेशियो मैंने कहां पढ़ाया बताओ आपको, एफएम में, लिवरेज में। पीवी रेशियो कितने परसेंट है, 20%। मतलब जितनी भी सेल है उसका 20% उसका प्रॉफिट है, समझ लीजिए साहब। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स, और टोटल कितने घंटे काम हुआ, 4,45,000 घंटे काम हुआ। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आर इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूट टू द ट्रेनिंग ऑफ न्यू। इसका इस 4,45,000 में 30,000 घंटे ऐसे हैं जो नए वर्कर को ट्रेनिंग में दिए गए, आउट ऑफ विच हाफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। लेकिन ट्रेनिंग में 30,000 जो घंटे गए उसमें से 15,000 घंटे काम नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ डिले ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर। और वर्कर जब छोड़ के चले गए तो नई वैकेंसी निकाली, एचआर डिपार्टमेंट को हायर किया, उसने वैकेंसी को फिल किया, उस वजह से 1,000 घंटे और खराब हो गए, 1 लाख घंटे। जब 1 लाख घंटे खराब हो गए तो प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग किसको, इस अनप्रोडक्टिव को छोड़ के 1 लाख और हो गए। द कॉस्ट इनकर्ड कंसिक्वेंट टू एम्प्लॉय टर्नओवर। और जब वर्कर गए तो कुछ और खर्चा करना पड़ा। क्या खर्चा करना पड़ा भाई साहब, ये सारा खर्चा करना पड़ा भाई। ये कंपनी का क्या है, क्या है कंपनी का ये, अरे लॉस है ना। जब वर्कर छोड़ के जाता है, कहता लाओ मेरा सेटलमेंट करो, मेरी सैलरी जो बची हुई दे दो मुझे। दूसरा, नए वर्कर भर्ती करोगे तो उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और जो एचआर डिपार्टमेंट में खाना पिलाना पड़ता है। और कई बड़ी बड़ी कंपनी में तो ऐसा होता है कि इंटरव्यू बुलाने के लिए वो आपको किराया भी देते हैं आने और जाने का। अगर आपका इंटरव्यू है बड़ी कंपनी में तो आपको जो ट्रांसपोर्ट लगेगी ना, आपको बुला के देंगी, वो खर्चा भी आता है। फिर सिलेक्शन का कॉस्ट आती है, फिर ट्रेनिंग पे खर्चा आता है। ये सारा कंपनी का लॉस हो रहा है। तो ये तो कंपनी का लॉस हो गया, ये तो लॉस हो गया। इसके अलावा कंपनी को एक लॉस और हुआ, उसकी सेल कम हो गई। कितने सेल का नुकसान हुआ, कितने प्रॉफिट का या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हो, वो निकालो बस। जैसे मान लो कितने की सेल थी बेटा, ये 83,03,000 कितना था, 83,03,300 ऐसी थी ना बेटा। ये कितने घंटे की सेल थी, 4 लाख कितना था। इसमें से क्या है, 15,000 घंटे क्या है, अनप्रोडक्टिव है। तो कितना हो गया, 4,30,000 घंटे की सेल थी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बेटा। कितने घंटे की सेल थी ये, 4,30,000। तो यहां से मैं 1 घंटे की सेल निकाल सकता हूं। हाँ भाई, 1 घंटे की सेल निकाल सकता हूं। अब हमारे टोटल कितने घंटे वेस्ट हुए, कोई बचाएगा, टोटल कितने घंटे काम नहीं हुआ कंपनी में। अरे 1 लाख घंटे तो ये नहीं हुआ ना, और 15,000 घंटे जो ट्रेनिंग में वेस्ट हुए, तो कितने घंटे काम नहीं हुआ। तो बताओ 1,15,000 घंटे ना काम हो गए, सेल कितनी आई बताओ। 1,15,000 घंटे काम है, उसकी सेल कितनी बनी, 22,20,650। इतनी सेल का नुकसान हुआ। लेकिन सेल में हमारी कुछ कॉस्ट भी तो होती है, तो हमें नुकसान किसका होता है, ओनली प्रॉफिट का या टोटल सेल का। मान लो आपने एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचना है, उस पर 80 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट आपका 20 रुपए हो रहा है, तो आपको लॉस 100 का हो रहा है या 20 का हो रहा है। हाँ जी, इतना आसान क्वेश्चन है यार। 100 रुपए का माल बेच रहे हो, 80 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है, केवल 20 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप 100 रुपए का माल नहीं बेचोगे तो कितने का नुकसान होगा आपको। अरे 20 ही का तो होगा, 80 तो मेरी खुद की कॉस्ट है ना। तो कितने परसेंट पीवी रेशियो है,
20%, उसका नुकसान हुआ, बताओ कितना आया? 22,20,650 का 20% निकाल लो, कितना आया? 100, इतने का लॉस ही हो गया। अब टोटल लॉस क्या हो गया? इन सबको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, ये कंपनी का टोटल लॉस आ गया। जोड़ो ना, कितना है सबको जोड़ के? सबको जोड़ के और इसको जोड़ो, कितना है कंपनी का लॉस? यही तो आ रहा है, 5,57,930 आ रहा है। तो केवल इसमें जो दिक्कत थी वो ये थी कि हमें 20% सेल वाली, तो आपको ये निकालना है लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल ड्यू टू प्रोडक्टिविटी आवर्स, ये मैंने निकाल दिया और सबको जोड़ करके क्या निकाल दी, इसको टोटल कितना लॉस हुआ। चलो फटाफट से उतार लो ये, फटाक से। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो 4 लिख भी दो, तुम्हारी मर्जी है। ये उतार लो, कितने प्रोडक्टिव आवर्स से? 4,45,000 में 15,000 अनप्रोडक्टिव थे, ये आ गया, फटाफट उतार लो। ये इलेक्शन में 15 है, शायद 15 है। केवल इसमें एक ही पॉइंट समझने वाला था कि कितना आपको लॉस हुआ सेल की वजह से, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लिख लिया बेटा? केवल इसमें एक ही पॉइंट ऑफ डिफिकल्ट था कि जो 22% लॉस हुआ पूरी सेल का नहीं, किसका हुआ? उसके प्रॉफिट का हुआ है। क्योंकि कभी कंपनी को पूरी सेल का लॉस होता है, जो हमारा प्रॉफिट है वही तो हमारा लॉस हुआ, हमारी कॉस्ट तो लगी नहीं। केवल जो हमें प्रॉफिट मिल सकता था वो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट फोरगोन, कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, सारे आइटम जोड़ दो और जो 30% या सॉरी 20% था वो।
कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेल्स में से जो वेरिएबल खर्चा घटा दिया वो पोर्शन बचा, उसमें से अभी फिक्स कॉस्ट घटाना बाकी होती है। तो अगर फिक्स कॉस्ट और घटा देगा उसमें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए ताली बेटा सब लोगों ने। तो हम ओवर टाइम पे चल रहे थे, हमारा ये थोड़ा बीच में क्वेश्चन रह गया तो मेरे को याद आ गया, करा दूं मैं। ओवर टाइम पे चल रहे थे, ओवर टाइम में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ओवर टाइम किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, वो था। और 4 केसेस है। अब आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओवर टाइम का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3। सारे बच्चे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी की अर्निंग निकालनी है, भाई ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर ए मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट। और एम्प्लॉय कॉस्ट को बांटना है, पहले दोनों वर्कर की अर्निंग निकालनी है और एम्प्लॉय कॉस्ट को बांटना है। किससे बांटना है? जॉब एक्स पर, जॉब वाई पर और जॉब जेड पर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बेसिक वेजेस दी हुई है, डीए दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन तो प्रोविडेंट फंड बेसिक का, कॉन्ट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय स्टूडेंट ये रहा, ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम ए ने ही लगाया है, बी ने ओवर टाइम नहीं लगाया, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना हुआ? 200 घंटे। ओवर टाइम इज पेड एट द डबल द नॉर्मल वेजेस रेट। ओवर टाइम क्या है? नॉर्मल का क्या है? डबल है। किसका? वेजेस और डीए का। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस आर इक्वल रेट विद एम्प्लॉय। कह रहे एम्प्लॉयर ने भी उतना दिया जितना एम्प्लॉयज ने दिया। मालिक और कर्मचारी दोनों ने पीएफ और ईएसआई में बराबर कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूशन, 2 वर्कर एम्प्लॉयड ऑन जॉब, 2 वर्कर एक्स वाई जेड जॉब बनाते हैं और उसको इस रेशियो में बनाते हैं। एक्स बनाता है जॉब वर्कर ए 40%, बी बनाता है 50%। ये 30% समय देता है, इस पे ये 30% समय देता है। ये हो गया होगा 100%, ये भी हो गया होगा 100%। ओवर टाइम वाज डन ओनली, केवल ओवर टाइम जॉब वाई पे लगा, किसी और पे ओवर टाइम नहीं लगा। अब हमें निकालनी है वर्क। पहला पार्ट क्या क्या निकालना था उसने? क्या कहा था उसने? कैलकुलेट अर्निंग ऑफ। तो सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन अर्निंग ऑफ ए एंड बी। चलिए निकालते हैं अर्निंग ऑफ ए एंड बी, फटाफट निकालते हैं कैलकुलेशन अर्निंग ऑफ ए एंड बी। कैलकुलेशन अर्निंग, किसकी अर्निंग निकालनी बेटा? वर्कर ए और ए एंड बी, दो ही वर्कर है ना बेटा, दो ही तो वर्कर है, ए और बी, कि ए की कितनी अर्निंग हुई और बी की कितनी अर्निंग हुई। ठीक है भाई, निकाला जाए। कितना मिला और बी को कितना मिला। चलिए सबसे पहले बेसिक। अब बेसिक कितना कमा रहा है? वो 10,000 कमा रहा है, 10,000। और बी कितना कमा रहा है? प्लस डीए, डीए कितना है? 50%। तो किसका? 10,000 का 16,000 का कितना हो गया? 5,000 और 8,000। ठीक है।
अब ये बताओ, अर्निंग निकालनी है ए बी की, क्या मेरे पास पीएफ आएगा या नहीं आएगा? पीएफ ऐड होगा या लेस होगा? ये अर्निंग निकालनी है। अर्निंग होता है वर्कर कितना कमा के ले गया। अब ओवर टाइम में तो था यार, ओवर टाइम था ना, ए को मिला था ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना लेगा उसने? 10 घंटे का ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम का रेट क्या है बेटा? बेसिक और डीए का डबल। तो बेसिक और डीए कितना है? 15,000। लेकिन ये 200 घंटे का ओवर टाइम है, काम है। लेकिन ओवर टाइम कितना किया? केवल 10 घंटे, वो भी इसका डबल। बताओ कितना आया ओवर टाइम ए का? 1500 रुपया है। बी ने तो ओवर टाइम किया ही नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या पीएफ अर्निंग में ऐड होगा वर्कर की, या लेस होगा, या कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा? सोच समझ के जवाब देना। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या वर्कर को अभी मिल जाता है? जब वो रिटायर होता है तब मिलता है। प्रोविडेंट फंड क्या आता है? सीधे अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में आता है। वो अपने घर लेके जाता है प्रोविडेंट फंड? नहीं, वो तो रिटायर में लेके जाता है। अब 10% तो मालिक ने जमा किया, और 10% कौन जमा करेगा? इंप्लॉय भी करेगा। अब यहां पे कितने परसेंट है ये? 8%। तो इंप्लॉय कहां से जमा करेगा भाई? अपनी सैलरी से। तो याद कीजिए, जब भी अर्निंग निकालनी हो, जब भी क्या निकालनी हो? अर्निंग निकालनी हो, तो अर्निंग निकालनी हो तो पीएफ और ईएसआई क्या होता है? माइनस, क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है। हम वर्कर की अर्निंग निकालेंगे, वर्कर कितना कमा रहा है। ये 8% तो उसने बैंक में जमा कर दिया ना भाई, पीएफ अकाउंट में, तो उसकी सैलरी में से गया होगा ना। तो लेस क्या करेंगे? लेस पीएफ। कितने परसेंट पीएफ है बताओ? 8%। किसका? बेसिक का। बेसिक कितनी है? 10,000 का कितना होगा? 800। यहां पे कितना होगा? 16,000 का 8%। ये आ रहा है? आ रहा है ना भाई? ये लेस क्या करेंगे? ईएसआई। कितने परसेंट है? किसका? 10,000। कितना? 200। और यहां पे 320। अब निकालो उसकी अर्निंग। याद रखना, अर्निंग निकालते में पीएफ, ईएसआई और कोई इनकम टैक्स हो वो भी माइनस किया जाता है। कितना है बेटा? 10,000, 15,000। 15,000 में माइनस कर दो, 2,500। ये 800, 1000, 15,500 पक्का। ये 1,500 प्लस होगा। चलिए उसके आगे 22,000। तो पहला ए पार्ट निकल गया अर्निंग का। अर्निंग निकाली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? हमने वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब निकालने एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या निकालने हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट किसके हिसाब से? मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मालिक को क्या देना पड़ा। ये वर्कर को मिला जो अपने घर लेके जाएगा। वो पीएफ माइनस क्यों किया? अरे भाई वो तो सैलरी का पार्ट नहीं है, वो सैलरी में से दिया जाएगा, तो मेरी जेब में आया नहीं, तो मैं घर लेके कहां गया? मेरी अर्निंग कहां हुई वो? अब ये मत कहना ये बदतमीजी, सुबह क्लास खराब कर दी पूरी। अब निकालना है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो निकालिए कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अब पता लगाना है कि एम्प्लॉय को कितना, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ए बदतमीज, हट।
चला जा भाई, पढ़ ले। हुई हुई हुई। अरे सुबह मैथ की खराब कर दी इसने बहुत ज्यादा। एम्प्लॉय कॉस्ट, काटना तो एक बार काटते निकल ले यहां से। अरे ये कोई ना बारह परेशान कर रहा है मुझे, पढ़ाने से ध्यान तेरी तरफ जाएगा। वही फिर आगे इधर को यार तू, अबे गायब हो जा। भाई क्या चाहिए तुझे? अबे क्या है, लास्ट टाइम में दिक्कत दे रहा है आगे। चलिए, कितने वर्कर्स हैं हमारे पास? ए और बी। ए को क्या दिया और बी को क्या दिया? सबसे पहले बेसिक, बेसिक दिया उसे 10,000 रुपये, इसको दिया 16,000 रुपये, प्लस डीए 5,000 दिया था, इसको कितना दिया था? 8,000 था इसका। अब पीएफ प्लस होगा, क्योंकि कंपनी के मालिक की जेब से गया ये। अब तो उसकी जो कॉस्ट होगी, पीएफ कितना था? 800 और 1280, प्लस ईएसआई, ईएसआई कितना था? 200 और 320। अब बेटा वर्कर को जो आपने ओवर टाइम दिया वो एक ही वर्कर को दिया, और वो भी केवल जॉब वाई पे गया। तो इसका मतलब जब अगर एक ही जॉब पे ओवर टाइम जाता है और 3-4 जॉब हो, तो यहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं दिखाता, डायरेक्टली जॉब में दिखा देगा। डायरेक्टली, दोबारा सुनो, अगर ओवर टाइम एक ही वर्कर ने किया है, प्लस वो किसी एक ही जॉब पे किया है और बहुत सारी जॉब है, तो हम ओवर टाइम की कैलकुलेशन यहां पे नहीं करते, डायरेक्टली क्या करते हैं? उस जॉब पे ही ऐड कर देते हैं डायरेक्टली ओवर टाइम को। इन सबको ऐड कर लो, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालते समय कितना है टोटल? ये आ गया 16,000 और ये आ गया 25,600। चलो ये तो एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई। अब इसको बांटना है जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड पे। देखिए फ्राइडे तक तो ये चैप्टर पूरा होगा, फ्राइडे के बाद इसका टेस्ट होगा। अगर मान लो ओवर टाइम एक ही जॉब पे दिया जाता है, अगर ओवर टाइम तीनों जॉब पे दिया जाता है और दोनों वर्कर करते हैं, तो यहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट में यही दिखा देते हैं। लेकिन अगर मान लो एक ही जॉब पे आपने ओवर टाइम लगाया है, तो उस ओवर टाइम की कॉस्ट पूरी की पूरी जॉब पे ही जाएगी, यहां पे शो नहीं होगी। चलिए, हाँ एक ही कर रहा हूं और एक ही जॉब पे कर रहा हूं, और बहुत सारी जॉब आपके पास अवेलेबल हो। चलिए जी, अब आगे क्या, आप क्या करना है? एलोकेशन ऑफ वेजेस। लिखिए स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ वेजेस फॉर जॉब्स, फॉर जॉब्स। जो आपकी जॉब से उन पे एलोकेट करो। कितनी जॉब है भाई साहब बताएंगे जरा आप मुझे? क्वेश्चन देख ले तभी बता पाएंगे आप कितनी जॉब है। एक्स वाई जेड, और ए अपना शेयर एक्स में 40%, वाई में 30% और जेड में 30%। चलिए जॉब कितनी जॉब है, कौन सी है? एक्स, वाई और जेड। अब यहां पे सबसे पहले वर्कर ए की बात करो। वर्कर ए, वेजिस, वर्कर ए की वेजिस कितनी थी भाई जो निकाली आपने एम्प्लॉय कॉस्ट? 16,000। इसको एक्स और वाई और जेड में बांटना है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 40, 30 और 30। बांटो, 40, 30 और 30 के रेशियो बांटो। 16,000 का 40%, 16,000 का 30%, 16,000 का 30%।
बांटो उसको 40, 30 और 30 के रेशियो में। कितनी कितनी आई? 16, 6400, 6400। वाई में कितना आया? और 4800। अब ए ने ओवर टाइम भी लगाया था, ओवर टाइम किसका? ए का। ए का ओवर टाइम निकाला कितना था हमने? 1500 रुपए। वो सारा कहां पे चार्ज होगा? जॉब वाई। जॉब वाई में कितना है? 1500 रुपए। अब आ जाओ वर्कर बी। वर्कर बी की वेजेस कितनी है बताओ? 22,000। कितनी थी? 25,600। इसको बांटना है, वही क्या रेशियो दिया हुआ है इनका भाई? वाई का। बी का रेशियो क्या दिया हुआ है? बी का रेशियो 50, 20 और 30। तो 50, 20 और 30 में बांट दो इसको। 50, 20 और 30 में। 50, 20 और 30 में बांट दो। कितना आया? 25,600 का 50% कितना हुआ? 12,800। 5,120 और 7,680। 680 बस जोड़ लो, आंसर आ गया बस, क्योंकि बी का ओवर टाइम तो ही नहीं। ये आएगा 19,200, 11,420 और ये आना चाहिए 12,480। ये ओवर टाइम बढ़ गया, मतलब ओवर टाइम तो इसमें है ही नहीं, वेजेस बढ़ गई जो उसका रेशियो था उसमें। कबूतर नहीं है मेरे भाई, वो है ततैया। ततैया आ गया क्लास में आज, और ये 2 आए आज। फाउंडिंग क्लास को तो भट्टा कर दिया, 2 के तो चिपकड़ गया भाई। अब जितने ततैये घूमे बच्चे वही घूमे, और फिर यहां पे आ गया सब, कैमरा में हिल गया, रिकॉर्डिंग रुक गई। चलिए मैंने यूं किया, वो रिकॉर्डिंग करवाओगी। हाँ जी बेटा, ये कोई दिक्कत? तो ये था आपका ओवर टाइम। अगली जो क्लास होगी वो इसकी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, फ्राइडे को। उम्मीद करेंगे कि फ्राइडे को ये कंप्लीट कर दें हम लोग, क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। शायद चौथी क्लास थी आज इसकी, नहीं चौथी क्लास थी। तो अगली क्लास में हम फिनिश कर देंगे इसको, जिसमें थ्योरी भी हो जाएगा आपका, और प्रैक्टिकल तो लगभग हम सारे कर ही रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे, भाई चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। अभी ब्रेक के बाद 1:10 पे।